हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धर्मेंद्र सिंह। आज की इस वीडियो में हम ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, ये है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्लास 12 चैप्टर 2। इसकी कई सारी वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, नहीं देखी है जाके ज़रूर देखिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है पूरी। और आज हम ये चौथा पार्ट है उस चैप्टर का। चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन, देखिए ये जो है ना, बहुत ज़्यादा आपने शायद पढ़ा भी होगा पहले ही, नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो रहा था कि एग्रीकल्चर को बढ़ाने की अलग अलग स्ट्रेटजी बन रही थी इंडिया में। भैया एक हमने पहले स्ट्रेटजी बनाई कि भाई हम पहले तो ज़मींदार से लैंड ले लेंगे, लैंड टू द टिलर। ये स्ट्रेटजी बनाई थी कि उससे लैंड ही ले लेंगे हम, ताकि ज़मींदार से लैंड ले लेंगे तो लैंड उस पर फार्मर पे, फार्मर एग्रीकल्चर को फिर आगे बढ़ा सकता है, ज़मींदार नहीं बढ़ा सकता। फिर लैंड सेलिंग गवर्नमेंट ने बनाया, वो भी ठीक है, लेकिन वो सक्सेसफुल इतना नहीं हो पाया। केरला, मध्य प्रदेश ऐसी जो स्टेट है वहाँ तो सक्सेसफुल हो गया, केरला गुजरात जैसे स्टेट पे बाकी जगह नहीं हो पाया। फिर गवर्नमेंट ने एक थर्ड प्लान बन रहा था उस समय। इन द थर्ड प्लान कुछ नई एग्रीकल्चर स्ट्रेटजीज बनाई थर्ड प्लान के दौरान। थर्ड प्लान ना 1966 वाला था, 1966 वाला थर्ड प्लान था। उस समय गवर्नमेंट ने कुछ नई एग्रीकल्चर स्ट्रेटजी बनाई। उन्होंने कहा कि हम उन्होंने बड़े सारे एग्रीकल्चर साइंटिस्ट को बुलाया। उन्होंने कहा कुछ एक नया इन्वेंशन करो, कुछ ऐसे बीज का जिससे यार कुछ जल्दी से क्रॉप ग्रो हो सके। तो हमारे इंडिया से एक साइंटिस्ट निकल के आए एग्रीकल्चर, वो है एग्रीकल्चर साइंटिस्ट एम एस स्वामीनाथन। उन्होंने एक बीज डेवलप किया एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में, उसका नाम था हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। एक ऐसा बीज जिसको पानी ज़्यादा लगेगा, ज़रूर केमिकल्स लगेंगे, लेकिन उससे आपकी क्रॉप्स बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगी। जितनी पहले होती थी फसल, उससे ज़्यादा क्रॉप ग्रो हो जाएगी। HYV सीड्स बोलते हैं, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। लेकिन वो बीज एक्चुअल में ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ सबसे पहले डेवलप हुआ, वो पहले हो चुका था। वो इन बंदे ने किया था, अमेरिकन एग्रीकल्चर साइंटिस्ट है डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलो, जिनको नोबेल पीस प्राइज़ 1970 में मिल चुका है। नॉर्मन ई बोरलो को उन्होंने डेवलप पहले किया था, फिर एम एस स्वामीनाथन ने इंडिया में करा। तो ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब यही होता है। ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब प्रोडक्शन बढ़ा देना, लार्ज इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन, यानी कि जो हम अनाज है, ड्यू टू यूज़ ऑफ HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को यूज़ करके। स्पेशली ये वीट और राइस के लिए आया था। ये ज़्यादातर स्टार्टिंग में सिर्फ वो वीट और राइस के लिए आया था, गेहूँ और चावल के लिए बस। इसके अलावा किसी के लिए यूज़ नहीं होगा। और ये यूज़ सिर्फ कैसे हो सकता है, जब बहुत अच्छी खासी इरिगेशन फैसिलिटी आपके पास होगी। अगर पानी की फैसिलिटी आपके पास अच्छी खासी नहीं है, पंप नहीं लगे हुए हैं, पानी के पंप नहीं हैं, और ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, पानी को निकालना कैसे वहाँ से, तो भी आपका ये HYV सीड्स बेकार है, किसी काम के नहीं है। पहले इरिगेशन फैसिलिटी होनी चाहिए, तब आप इस्तेमाल करो, क्योंकि ये बहुत पानी मांगते हैं। फर्टिलाइज़र्स, पेस्टिसाइड्स होना चाहिए भाई साहब। केमिकल्स फर्टिलाइज़र यूज़ करो, जिससे भैया नेचुरल केमिकल नहीं है, वो केमिकल्स है, उससे आपकी जल्दी लेकिन न्यूट्रिएंट्स, फसल को न्यूट्रिएंट्स जल्दी मिल जाते हैं। पेस्टिसाइड कीड़े को पेस्ट को मारने के लिए होता है वो। और पैसा होना चाहिए भैया इन सबको सामान को ख़रीदने के लिए। आपके पास नए इक्विपमेंट्स होने चाहिए, ट्रैक्टर होना चाहिए, मशीन्स होनी चाहिए, फार्मर वाली, वो कह रहा है वो होनी चाहिए, तब ये फसल जल्दी उगेगी HYV सीड्स से। अभी HYV सीड्स को ना 2 फेज़ में लॉन्च करा गया था। पहला है फर्स्ट फेज़, जो कि मिड 1960s से मिड 1970s तक आया था। अच्छा, सबसे पहले हम बात कर रहे थे, सबसे पहले ये इस्तेमाल करा गया था खारिफ सीज़न में। खारिफ यानी कि खारिफ का मतलब रेनी सीज़न। 1966 में सबसे पहली बार ये खारिफ सीज़न में इस्तेमाल किया गया था। और स्टेट का नाम बताओ तो वो पंजाब था, पंजाब, हरियाणा, ऐसी स्टेट्स में सबसे पहले इन HYV सीड्स का इस्तेमाल करा गया था। वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन देखी गई क्रॉप्स की। स्पेशली सबसे पहले वीट पे ये
वीट पे ध्यान दिया गया था, वीट पे सिर्फ इस्तेमाल किया गया था। तो सबसे पहले तो उस समय, फिर उसके बाद बहुत सारी, जैसे पंजाब तो इस्तेमाल था ही, आंध्र प्रदेश में किया गया, तमिलनाडु, ऐसे स्टेट्स जो बढ़िया बढ़िया स्टेट्स हैं जहाँ पर वीट की प्रोडक्शन होती है, उनमें किया गया था इसमें। फिर सेकंड फेज़ में जब ये सक्सेसफुल हो गया वहाँ पर, तो मिड 1970s से 80s तक लगभग लार्जर नंबर ऑफ स्टेट्स पे HYP सीड्स का इस्तेमाल किया गया, और वहाँ पर देखा गया कि हाँ सच में प्रोडक्शन बढ़ रही है। तो इससे हमारी क्रांति आ गई, इसलिए इसका नाम ग्रीन रेवोल्यूशन बोलते हैं। ग्रीन का मतलब खेत से जुड़ा हुआ है, वहाँ पर ग्रीन होते हैं, हरा भरा खेत होता है, तो इसलिए वहाँ से वो वाली क्रांति आ गई, ग्रीन रेवोल्यूशन। क्लियर यहाँ तक? बढ़िया। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन के फ़ायदे क्या क्या हुए थे। देखिए सबसे पहले मार्केटेबल सरप्लस आ गया था आपके पास। पहले क्या हो रहा था कि फार्मर क्रॉप उगाते थे, खुद यूज़ करते थे, बचता ही नहीं था मार्केट में बेचने के लिए। अब क्या करा, अब भैया क्रॉप उग रही है बहुत ज़्यादा HYP सीड्स की वजह से, तो वो खुद भी यूज़ कर पा रहे हैं, और उसके बाद सरप्लस इतना ज़्यादा बच जाता था, उसे बोलते हैं मार्केटेबल सरप्लस। जो मार्केट में बेचने के लिए होता है उसे बोलते हैं मार्केटेबल। तो उनके बाद इतना ज़्यादा सरप्लस बच जाता था कि वो आसानी से मार्केट में बेच सकते थे और पैसा ज़्यादा कमा लेते थे। बफर स्टॉक का मतलब कई, अब हमारे पास एक्स्ट्रा स्टॉक आ जाता था तो हम उसको सेव करके रख सकते हैं फ्यूचर के लिए। तो बफर स्टॉक की वजह से क्या हुआ कि अगर कोई मान लो फ्यूचर में कोई खाने की कमी हो गई, तो तो क्या होगा, वो खाना हमने सेव करके रखा हुआ है, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर ली, तो हमने कुछ सामान मान लो नहीं भी बिक पाया, तब भी हमने सेव करके रखा हुआ है फ्यूचर के लिए, ताकि कोई दिक्कत होगी तो वहाँ से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे बेनिफिट टू लो इनकम ग्रुप्स। भैया छोटे मोटे अब फार्मर को भी बेनिफिट होने लग गया। कैसे? आप कहोगे भैया तो भैया HYP सीड्स से महंगे, बिल्कुल महंगे होते हैं, इसमें तो इरिगेशन लग रहा है, इसमें तो फर्टिलाइज़र लग रहा है, बहुत महंगी चीज़ है। लेकिन क्या होता है कि जब आप क्रॉप ज़्यादा बिकती है तो ज़्यादा बिकेगी, तो उससे हमारे पास जो प्राइसेस होते हैं ना, प्राइस वो कम जाते हैं। कोई चीज़ की सप्लाई, देखो अगर कोई चीज़ की सप्लाई ज़्यादा होती है तो प्राइसेस कम हो जाते हैं। जितनी ज़्यादा क्रॉप बेचोगे उतना ज़्यादा प्राइस कम हो जाएगा। अगर डिमांड ज़्यादा है, लोग मांग रहे हैं सामान, वो नहीं बिक पा रहा, तब प्राइस बढ़ता है ना। अगर लेकिन डिमांड ज़्यादा है लेकिन सप्लाई उससे भी ज़्यादा है, मान लो लोग कह रहे हैं कि 100 क्वांटिटी वीट दो, हमारे पास तो 500 क्वांटिटी पड़ा हुआ है, तो प्राइस सस्ता करना पड़ेगा तभी बिकेगा वो। तो प्राइस सस्ता हो जाता है HYP सीड्स का भी, तो स्मॉल इनकम को भी बेनिफिट मिल गया था। ठीक है, छोटे मोटे, यहाँ पर बात ध्यान रखना कि लो इनकम ग्रुप की ज़्यादातर बात हो रही है, जो खरीदने वाले पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है, समझ रहे हो बात को, क्योंकि वो उनको सस्ता मिल पाएगा सामान, वीट, राइस, क्योंकि हमारे पास स्टॉक बहुत ज़्यादा है। लेकिन इसके रिस्क क्या क्या था ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर, या डीमेरिट्स क्या क्या थे? देखो पेस्ट अटैक हो सकता है। पेस्ट एक कीड़ा होता है, फसल पे लग जाता है, उसके लिए पेस्टिसाइड बना होता है, लेकिन पेस्ट कई बार इतना ज़्यादा हो जाता है कि पेस्टिसाइड भी कुछ नहीं कर पाता। कई बार क्या होता है कि आपने फसल उगाई, पेस्ट, और क्योंकि फर्टिलाइज़र जितना आप इस्तेमाल करोगे, जितना केमिकल्स लगाओगे, उतना ज़्यादा पेस्ट उसके ऊपर फसल पे लग जाता है। तो जब तक आप पेस्टिसाइड लगाओगे तब तो सारी फसल ही ख़राब कर देगा वो पेस्ट, कीड़े सारे, वो सारे कीड़े ही ख़राब कर देंगे, तो दिक्कत आ गई ना। रिस्क ऑफ इंक्रीज इन इनकम इनइक्वालिटी, वही चीज़ है कि भाई फार्मर के पॉइंट ऑफ व्यू से महंगा है, उसके बाकी खरीदने वाले पॉइंट ऑफ सस्ता हो गया था सामान, लेकिन फार्मर के लिए महंगा पड़ गया। HYP सीड्स खरीदना हर एक के बस का नहीं था। फार्मर छोटे, ये जो स्मॉल फार्मर्स थे, इरिगेशन अच्छी लाना हर एक के बस का नहीं था। बहुत सारे नए नए मॉडर्न इक्विपमेंट्स लाना हर एक के बस की बात नहीं थी। तो इनकम इनइक्वालिटी बढ़ गई। कुछ फार्मर बहुत अमीर होते गए, गरीब होता गया। अमीर वाले HYP सीड्स को बेच के और पैसा कमाने लग गए, गरीब होता गया, वो खरीद नहीं पा रहा। लेकिन इसके लिए कुछ स्टेप लिया गवर्नमेंट ने कि भैया सस्ते में लोगों को, स्मॉल फार्मर को लोन देने लग गई, ताकि भैया गरीब भी खरीद पाए HYP सीड्स। ऐसा ना हो जाए कि भाई गरीब हो जा रहा है, तो उनको भी लोन देने लगी गवर्नमेंट। फिर अब देखो डिबेट हुई सब्सिडी के ऊपर, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन आ तो क्या था, गवर्नमेंट को ये ग्रीन रेवोल्यूशन हर एक फार्मर तक पहुंचाना था। उसके लिए गवर्नमेंट ने सब्सिडी की बात करी, भाई हम आपको सब्सिडी देंगे। तो उसके ऊपर डिबेट हुई, एग्रीकल्चर में सब्सिडी होनी चाहिए
ये नहीं होनी चाहिए। तो सब्सिडी का मतलब क्या होता है, जब फार्मर को इनपुट्स सस्ते में मिल जाए मार्केट प्राइसेस से। फार्मर के लिए इनपुट क्या होता है, जो भी फसल को उगाने के लिए चाहिए, जैसे कि HYV सीड्स। तो बेसिकली ये होता है सब्सिडी कि आपको सस्ते में मार्केट से प्राइसेस से कोई इनपुट मिल गया, जैसे कि फर्टिलाइज़र्स इनपुट होता है फार्मर के लिए, ऐसे ही कोई पेस्टिसाइड खरीदा, HYV सीड्स इनपुट है, ये सब इनपुट्स है। तो जो आपको इनपुट सस्ते मिल जाते हैं वो सब्सिडी है। क्लियर, वो सब्सिडी है। अब कुछ उसके इकोनॉमिस्ट फेवर में थे, कुछ नहीं थे। अब देखो, उन्होंने कहा कि भाई, कुछ लोगों ने कहा कि हाँ सब्सिडी को कंटिन्यू रखना चाहिए, क्योंकि सब एक फार्मिंग एक बहुत ही रिस्की बिजनेस है, पता नहीं कुछ क्या हो जाए फार्मिंग में, कब फसल ख़राब हो जाए पता नहीं। तो भैया आपको सब्सिडी कंटिन्यू रखनी है, क्योंकि भैया फार्मर की पहले इनकम लो है, आप क्यों नहीं कंटिन्यू रखोगे, रिस्की है बहुत। और बहुत सारे लोग, मेजोरिटी आर पुअर, ज़्यादातर लोग गरीब है। अब गरीब है तो भैया, गरीब है बहुत सारे लोग, अब जब गरीब है तो भैया उनके पास पैसा ही नहीं होता है HYV सीड खरीदने के लिए, महंगे महंगे इंक्यूबेट खरीदने के लिए, तो उनको सब्सिडी मिलनी चाहिए। और अगर नहीं मिली, वो कह रहा है कि भैया तो उसकी वजह से इनकम इनइक्वालिटी बहुत बढ़ जाएगा, यानी कि वही गरीब और अमीर के बीच में जो गैप है वो बहुत बढ़ जाएगा। अमीर अमीर होता जाएगा, गरीब गरीब होता जाएगा। कुछ इकोनॉमिस्ट अगेंस्ट भी थे सब्सिडी के, वो कौन से थे, अब ध्यान से देखो। उन्होंने कहा कि देखो, सब्सिडी का बेनिफिट ऑफ फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री ले जाएगी, प्रॉस्परस फार्मर ले जाएंगे, क्योंकि आप जो सब्सिडी दे रहे हो वो सब्सिडी क्या है कि भाई आपको इनपुट सस्ते मिल जाएगा पीछे से, पर जो पीछे जो बंदा है सब्सिडी गवर्नमेंट किसको देती है, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री को देती है। फर्टिलाइज़र जो बना रहा है वो आपको फर्टिलाइज़र जो बेचेगा उस पर सब्सिडी मिलेगी, लेकिन इसका बेनिफिट ज़्यादातर किसको मिलेगा, फर्टिलाइज़र वालों को, क्योंकि अगर वो जो फर्टिलाइज़र जो बेच रहे हैं उनको माल पीछे से फर्टिलाइज़र बनाने के लिए गवर्नमेंट ने कह दिया कि आप सस्ते से बनाओ, मतलब कि गवर्नमेंट ने फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री को कहा है कि आप फर्टिलाइज़र 100 रुपये की जगह 90 रुपये का, 80 रुपये का आप बेचना, 20 रुपये हमारे से ले लेना सब्सिडी के रूप में। तो अल्टीमेटली वो 20 अल्टीमेटली फ़ायदा फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री को हो रहा है, क्योंकि उनको सामान भले ही 80 रुपये का बेच रहे हैं, बट 20 रुपये तो उनको गवर्नमेंट की तरफ से मिल ही रहा है ना। एक्चुअल में सब्सिडी जो फार्मर को मिलनी चाहिए वो फार्मर की जेब में नहीं आ रही, वो फर्टिलाइज़र की जेब में आ रही है, ये कहना बस कह रहा है बस। और बड़े बड़े फार्मर को फ़ायदा हो जाता है, प्रॉस्परस फार्मर को बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि वही HYV से तब भी खरीद पाते, गरीब लोग फिर भी नहीं खरीद पाते। कुछ लोग क्या कर रहे थे, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री वाले, सब्सिडी मिल भी रही है फिर भी सामान सस्ते में बेच रहे थे, तो ये वो कह रहा है। तो प्रॉस्परस फार्मर को बेनिफिट हो रहा था खाली, गरीब लोग तब भी नहीं खरीद पा रहे थे, क्योंकि फर्टिलाइज़र वाले फिर भी महंगा बेच रहे थे, फिस्कल बर्डन बढ़ रहा था। गवर्नमेंट जो सब्सिडी दे रही थी उसकी वजह से, जो क्योंकि गवर्नमेंट दे रही है सब्सिडी फ्री में, गवर्नमेंट को कुछ मिल तो रहा नहीं, तो भैया जो गवर्नमेंट का पैसा तो ख़त्म हो रहा है, उसकी वजह से क्या होगा, गवर्नमेंट को अगर पैसा ख़त्म हो गया तो लोन लेना पड़ेगा, लोन लेने से आता है फिस्कल बर्डन, वो लोन को चुकाना जो पड़ेगा वो दिक्कत आ जाएगी गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ थी। आगे देखते हैं अब कुछ सम इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन, कुछ ऑब्जर्वेशन इम्पोर्टेंट ऑब्जर्व करी गई। प्राइस एज सिग्नल्स, प्राइस एक सिग्नल की तरह होते हैं। मतलब क्या, अगर किसी चीज़ का प्राइस बढ़ रहा है ना, इसका मतलब पक्की बात है कि वो चीज़ की कमी है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो चीज़ की कमी ना हो। और डिमांड बहुत ज़्यादा है, डिमांड जब ज़्यादा होती है, सप्लाई कम होती है, तो प्राइस गारंटीड बढ़ना ही बढ़ना है। आपके पास कोई चीज़, जैसे इसमें कोरोना वायरस का भी एग्जांपल दे रखा है आपकी बुक में भी, कि जो कोरोना वायरस में भैया जो भी आप सैनिटाइज़र इस्तेमाल करते थे, वैक्सीन्स होगी, इनकी डिमांड बहुत कम थी। जितने भी मास्क हो गया, इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी, सप्लाई बहुत कम थी, जिस वजह से इनका प्राइसेस बढ़ रहे थे। ऐसे ही कोई भी चीज़ जब कमी होती है तो उसकी प्राइस बढ़ती है। दूसरा कह रहा है सब्सिडीज़ में ऑल्सो भी बेनिफिशियल बहुत है इकोनॉमी एंड सोसाइटी। सब्सिडी देना कह रहा है इसलिए ज़रूरी है कि भैया इससे फार्मर की इनकम बढ़ती है, वो हमारी इकोनॉमी ग्रोथ होती है, इकोनॉमी की ग्रोथ होती है तो फार्मर अच्छी जगह पे रह सकते हैं, फार्मर जो है एग्रीकल्चर की ग्रोथ होती है इससे, और इसकी वजह से एग्रीकल्चर ग्रोथ होगी तो लोगों को खाना पीना मिल पाएगा। तो अल्टीमेटली सब्सिडी देना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि खाना पीना अगर आपको चाहिए वो एग्रीकल्चर से मिलता है, और एग्रीकल्चर नहीं होगा तो
कुछ भी नहीं होगा। तो सब्सिडी देना इसलिए एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर लोग पुअर है वहाँ पर। सब्सिडी में ऑल्सो लीड टू वेस्टेज ऑफ वेस्टफुल यूजफुल रिसोर्स। अब ये भी कह रहा है सब्सिडी एक तरफ बेनिफिट देती है, दूसरी तरफ वेस्ट है। जैसे कि दिल्ली में, अब कुछ लोग दिल्ली में रहने वाले होंगे, दिल्ली में इलेक्ट्रिसिटी फ्री है, वाटर सप्लाई अगर फ्री दे रही है, इसका मतलब ये नहीं समझना था कि ये बहुत बड़ी गवर्नमेंट की देन है। इसकी वजह से वेस्टेज भी होती है, आपका गवर्नमेंट का पैसा वेस्ट होता है। आप ये सब कुछ फ्री दे के ये नहीं कह सकते कि भैया आप बहुत बड़ी भलाई कर रहे हो, बल्कि आप कभी फ्री दे रहे हो, उसकी वजह से जो पैसा जा रहा है फ्री का वो कहाँ गया? आप अपने रिसोर्सेज का वेस्टफुल इस्तेमाल कर रहे हो फ्री दे के, ये वो कह रहे हैं। ऐसे ही सब्सिडी कई बार वेस्टफुल हो जाती है। फर्टिलाइज़र सब पेस्टिसाइड सब्सिडी दे रहे हैं, उसकी वजह से कई बार क्या होता है कि जहाँ ज़रूरत नहीं भी होती, जब आप वहाँ सब्सिडी दे देते हो, जो बेनिफिट मिल जाएगा बढ़िया फार्मर को, रिच फार्मर को, तब वो वेस्टेज है, वो उसकी बात कर रहे हैं। तो सब्सिडी भी सोच समझ के देनी चाहिए, कहने का मतलब है आप जहाँ ज़रूरत है वहीं दो, हर जगह ना दो, ठीक है। सब्सिडी ये तो हो गया। उसके बाद अब हमारा लास्ट है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। हमने पढ़ा 1950 से 1980 तक। अब हम उसको क्रिटिकल अप्रेजल करते हैं, सक्सेसफुल रहा नहीं रहा। देखो, जो लैंड रिफॉर्म मेजर करा था, ग्रीन रेवोल्यूशन, तो वो बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है हमारा एग्रीकल्चर में। उसकी वजह से हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी मतलब होता है 1 हेक्टेयर लैंड में कितनी क्रॉप्स ग्रो हो रही है। अगर ज़्यादा हो रही है तो उसका मतलब प्रोडक्टिविटी बढ़ गई थी, क्योंकि HYV सीड्स आ गए थे। लेकिन और हाँ, इसके बाद बेनिफिट एक और देखो, आप देख सकते हो 1950 में जो GDP में कंट्रीब्यूशन था एग्रीकल्चर का, वो 67.5% था। 1990 में वो 64.9% हो गया, यानी कि कम हुआ। ये अच्छा साइन है, क्योंकि सारे लोग एग्रीकल्चर पर अगर डिपेंड हो जाएंगे तो गड़बड़ है नहीं। लेकिन ये अच्छा साइन यही है, क्यों? ये वो बात नहीं कर रहा कि वर्क फोर्स वाली बात नहीं कर रहा है। वर्क फोर्स तो आगे कह रहा है 65% लोग 1990 तक एग्रीकल्चर पे डिपेंड थे। 75% तो पहले ही कह रहा था ब्रिटिशर के टाइम पे, 65% अब हो गई, यानी कि कम क्या हुआ? कुछ भी नहीं। और GDP में कंट्रीब्यूशन तो बढ़ना चाहिए था, उल्टा कम हो रहा है। तो ये वो कह रहा है कि भैया प्रोडक्टिविटी क्योंकि बढ़ी है ना, अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ी है तो भैया GDP में कंट्रीब्यूशन बढ़ना चाहिए था, ये तो कम हो रहा है। ये कह रहा है कि ये सक्सेसफुल इतना नहीं रहा, पॉलिसी इनकी इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रही, क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी ज़्यादा बढ़ी ही नहीं। इसका मतलब बातें हो रही, बातें थी, पॉलिसी बना दी, सब जगह बेनिफिट मिल नहीं पाया, तो बढ़ी नहीं। तो ये था पूरा का पूरा। आई होप आपको अच्छे समझ में आएगा। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।